गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में क्या कौन सा टॉपिक पूरा कर लिया था? छतरिया कर लिया रिवीजन सबने? क्यों? बंद करो एक बार कॉपियाँ सब। आधे घंटे का ब्रेक मिल गया था ना तुमको? नहीं मिला था? बंद करो कॉपियाँ फटाफट से। अच्छा, पहले से ही बंद थी? बहुत बढ़िया। कल राजस्थान की छतरियाँ पड़ी थी। अब मैं पीछे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा। गेट और की छतरियाँ कहाँ है? पीछे। मैं जिससे पूछूंगा पीछे बताओ कहाँ पे गेट और की छतरियाँ? पीछे पास में। कहाँ पे गेट और की छतरियाँ? पीछे बताओ। जयपुर में। पचकुंड में किन राजवंशों की छतरियाँ? पीछे बताओ। अरे मैं सबको नहीं बोलना, मैं जिससे पूछूं उसी को ही बताना है। ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ है? बताओ। ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पे? जय निवास बाग की। कल 30-31 छतरियाँ पड़ी थी, उनमें से आपको मतलब 0/0 ही अभी भी। ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप चाहे कितने ही क्लास में बैठ जाओ, कितना ही कुछ कर लो, उसके लिए आपको घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ हम कितना ही अच्छा पढ़ा ले, सारी चीज़ें चाहे आपको लिखवा ले, जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है ना कि हमको। आगे बात समझ, क्योंकि हम तो खूब सारे लगभग 7-8 एग्ज़ाम क्लियर करके आ गए और अब आपकी बारी है। तो जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक मेरे जैसे और भी बहुत सारे टीचर, ये कोचिंग दूसरी कोचिंग, बस यही घूमते रह जाओगे। ठीक है? तो मैं फर्स्ट क्लास से भी आपको यही बोल रहा हूँ कि जो भी आप पढ़ो उसका रिवीजन करना जरूरी है। चाहे आप कम पढ़ो, चाहे आप दूसरे 50 छतरियाँ पढ़ रहे हैं, आप चाहे 30 ही पढ़ो, लेकिन 30 को भी बिल्कुल कंठस्थ याद करना जरूरी है। आई बात समझ में? तो आज से ही इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना। कितना भी आप पढ़ो उसका रिवाइज होना जरूरी है। क्लास में 2 या 3 बार तो मैं ही रिवीजन करवा देता हूँ। आपको कितनी बार करना है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जैसे कल आपका और टेस्ट है, कल तो लोक देवियों का और राजस्थान के दुर्गों का अगला जो सैटरडे को जो टेस्ट होगा वो आपको इस टॉपिक का हो जाएगा, तो वैसे और आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो टेस्ट पेपर आपको जो मिलते हैं ना, उनको भी संभाल के रखना, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस देते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स में आए हुए, आज से लगभग 10-15 साल के जितने भी एग्जाम्स में पूछे हुए, वही क्वेश्चन हम देते हैं। उसका रीजन यही है कि जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपके पास पूरा इनका बंच बन जाएगा टॉपिक वाइज, वो भी। तो इनको संभाल के रखना और रिवीजन करना। ठीक है? आपको काफी हल्की लग रही होगी ये बात, लेकिन जब आप 3 साल 4 साल 5 साल जब आप पढ़ाई को दे दोगे और फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप पछताओगे यार उस टाइम पे हम रिवीजन कर लेते तो बेटर रहता। आगे बात समझ में? तो इसका जितना रिवीजन करो उतना कम होगा। ठीक है? और यस सर बोलने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा गेटोर की छतरी जयपुर, देवी कुंड की बीकानेर, वो याद करना पड़ेगा। ठीक है? तो अगला हमारा आज का नया टॉपिक कौन सा है? राजस्थान की बावड़ियाँ। क्या होती है बावड़ियाँ? क्या? नहाने के लिए बावड़ियाँ? जैसे आप कुआं तो सब जानते हो, बावड़ियों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टेप वेल। वेल का मतलब क्या हो गया? बेल नहीं बोला है मैंने, वेल बोला है। और स्टेप का मतलब क्या होता है? सीढ़ी। तो बावड़ियां आप किन्हें बोलोगे? कि ऐसे कुएं, कुआं तो वैसे सकड़ा होता है, नॉर्मली जो आप खेत पे देखते हो वो तो क्या होता है? सकड़ा। ये थोड़ी चौड़ाई में होती है और इनमें नीचे उतरने के लिए क्या होती है? सीढ़ियां। ठीक है? तो और राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मुश्किल से 5-6 बावड़ियां हैं जहां से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं मोस्टली। ठीक है? इसके अलावा 5-7 बावड़ी और एक्स्ट्रा आप पढ़ोगे जहां से सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे पूछ लिया चमना बावड़ी कहाँ स्थित है,
तो उनकी सीधी सी लोकेशन पूछेंगे, और 4-5 बावड़ियां जो मैं बता रहा हूं उनके निर्माता का भी नाम पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। और सबसे पहले हेडिंग लिखो आप, राजस्थान की बावड़ियां। राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां कहां पर है? कहां पर है? बूंदी में। इसी कारण बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर। लिख लो इस बात को। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और बूंदी का एक और उपनाम है, बूंदी को और कहा जाता है छोटी काशी, क्योंकि बूंदी भी धार्मिक नगरी है, ठीक है। इसी कारण बूंदी को भी क्या कहा जाता है? छोटी काशी। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बावड़ी, जिसके बारे में बहुत मतलब पता ही नहीं है कि ऐसे कितने एग्जाम्स में पूछा हुआ है क्वेश्चन। राजस्थान की काफी प्रसिद्ध बावड़ी है ये आभानेरी। और आभानेरी कहाँ पड़ता है? दौसा। इस बावड़ी का नाम क्या है? आभानेरी की बावड़ी नहीं है, इस बावड़ी का नाम है चांद बावड़ी। चूंकि ये आभानेरी में इस कारण इसे कह दिया जाता है आभानेरी की बावड़ी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो आप बावड़ी पढ़ोगे, लिखो चांद बावड़ी। फर्स्ट बावड़ी लिखना चांद बावड़ी। कहाँ स्थित है ये? आभानेरी। तो आगे लिख लेना आभानेरी और ब्रैकेट में दौसा। चांद बावड़ी आभानेरी के बारे में 2-3 पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात, कहाँ स्थित है ये? आभानेरी में। दूसरी बात, इसका निर्माता, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जो आभानेरी है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था राजा, और राजा के नीचे क्या हुआ करते थे? सामंत। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका या फिर जो राजा है उसका नाम क्या था? चांद। तो लिखना इसमें निर्माता चांद राजा। और जैसे आपने मंदिर पढ़े थे 2-3, एक मैंने आपको बताया था सचियाई माता का मंदिर, किस शैली का था वो मंदिर? महामारू। और किस वंश? गुजर प्रतिहार। उसी प्रकार जो आभानेरी की जो चांद बावड़ी, ये भी किस काल की? गुजर प्रतिहार कालीन। लिखना इसमें चांद बावड़ी गुजर प्रतिहार कालीन बावड़ी है। चांद बावड़ी गुजर प्रतिहार कालीन बावड़ी है। और जो चांद बावड़ी प्रसिद्ध किस लिए है? गए हो क्या आप में से कोई? गहरे पानी के लिए, उसके लिए तो आपका बिसलपुर डैम भी है। तो ये जो चांद बावड़ी अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? तिलिस्म, मतलब भूल भुलैया के लिए ये बावड़ी प्रसिद्ध है। लिखना इसमें, यह बावड़ी अपने तिलिस्म हेतु प्रसिद्ध है। तिलिस्म, तिलिस्म का मतलब भूल भुलैया। यह बावड़ी अपने तिलिस्म तिलिस्म हेतु प्रसिद्ध है।
आभानेरी की चांद बावड़ी में कितनी बातें लिखी आपने? पहली बात, आभानेरी दौसा में स्थित, निर्माता चांद, और किस काल की है? गुजर प्रतिहार कालीन। प्रसिद्ध किस लिए? अपने तिलिस्म अर्थात भूल भुलैया के लिए प्रसिद्ध है। अगली जो बावड़ी है उसका नाम लिखना, भंडारेज की बावड़ी। ये जो तस्वीर देख रहे हो ना, कौन सी बावड़ी है? भंडारेज की बावड़ी। लिखो, भंडारेज की बावड़ी। ये भी कहाँ स्थित है? कहां पर स्थित है? दौसा में। इसमें बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, भंडारेज की बावड़ी दौसा। लिख लिया सबने? भंडारेज की बावड़ी कहां स्थित है? दौसा में। अगली बावड़ी लिखना, लवाण की। लवाण कहां पड़ता है? लवाण नहीं पता? दौसा। लवाण की बावड़ी अगर पूछ ले, ये कहां स्थित है? दौसा में। और इस बावड़ी का एक और नाम है, गढ़ बावड़ी बोल लो या यक्षिणियों की, या एक और नाम लिख सकते हो, मराठों का कुआ। गढ़ बावड़ी बोल लो, यक्षिणियों की बावड़ी, या फिर मराठों का कुआ। कहां स्थित है? लवाण। और लवाण एक स्थान का नाम है, इसी कारण इस बावड़ी का एक और नाम क्या हो गया? लवाण की बावड़ी, जो कि कहां स्थित है? दौसा में। लवाण और भी किस लिए प्रसिद्ध है? जो दरिया बनती ना, टाकले, जब आप हस्तशिल्प पढ़ोगे उसमें ये चीज आएगी, लवाण। लिख लिया नाम दोनों तीनों? यक्षिणियों की बावड़ी, मराठों का कुआ, या फिर गढ़ बावड़ी। कहां स्थित है? लवाण। और लवाण कहां पड़ता है? दौसा में। ठीक है, तो दौसा की प्रमुख बावड़ियां तीन कौन कौन सी पड़ी? सबसे पहली और सब बावड़ियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बावड़ी कौन सी है? आभानेरी की। इसके बाद एक बूंदी की बावड़ी आप पढ़ोगे, रानी जी की बावड़ी, जिसकी तस्वीर भी मैंने आपको बताई थी जब तारागढ़ आपने पढ़ा था। ठीक है, तो बावड़ियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आभानेरी की चांद बावड़ी। निर्माता कौन थे? चांद राजा। किस काल की है? गुजर प्रतिहार कालीन। प्रसिद्ध किस लिए है? अपने तिलिस्म अर्थात भूल भुलैया के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आपने कौन सी बावड़ी पढ़ी? भंडारेज की बावड़ी। कहां स्थित है? दौसा में। अगली बावड़ी कौन सी पढ़ी? लवाण की बावड़ी। इसके दो तीन नाम आपने पढ़े, गढ़ बावड़ी, यक्षिणियों की बावड़ी, या फिर मराठों का कुआ। कहां स्थित है? दौसा में। अब अगली एक और बावड़ी का आप नाम लिखना, जो फर्स्ट में आपने नाम लिखा था क्या? फर्स्ट कौन सी पड़ी? चांद बावड़ी। राजस्थान में चांद बावड़ियां दो स्थानों पर है, तो दूसरी एक को लिखना, चांद बावड़ी कहां है? हाँ, चांद बावड़ी। जो एक और चांद बावड़ी, ये कहां स्थित है? जोधपुर में। चांद बावड़ी लिखना, कहां पर? जोधपुर। जो दौसा वाली चांद बावड़ी, इसका निर्माता कौन था? एक राजा था जिसका नाम क्या है? चांद। और जोधपुर की जो चांद बावड़ी, इसका निर्माता कौन? राव जोधा की एक सोनगरा अर्थात चौहान।
चौहान पत्नी थी, उनका नाम क्या था? चांद कुंवरी। ठीक है, तो इसके जो चांद बावड़ी जोधपुर वाली, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महारानी या फिर मारवाड़ की महारानी, जिनका नाम क्या था? चांद कुंवरी। ठीक है, तो इसमें लिखना निर्माण जोधा की चौहान पत्नी चांद कुंवरी। लिख लिया सबने? इनके बाद जोधपुर में एक और बावड़ी है जिसे कहा जाता है एक चट्टान बावड़ी। इसके बारे में कहा जाता है इस बावड़ी का निर्माण राव जोधा की पत्नी मैं और कंफर्म बता दूंगा। जहां तक मुझे पता है राव जोधा की चौहान पत्नी थी। चलो मैं और आपको कंफर्म बता दूंगा, ठीक है। जहां तक मुझे पता है राव जोधा की, और बाकी अगर कोई करेक्शन होगा तो वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। अगली जो जोधपुर में एक और बावड़ी, जिसका नाम क्या लिखा है? एक चट्टान बावड़ी। इस बावड़ी के लिए कहा जाता है इस बावड़ी का निर्माण पूरी एक चट्टान को तोड़कर या फिर काट कर किया था, ठीक है। इस कारण इस बावड़ी का नाम क्या हो गया? एक चट्टान बावड़ी। किस सदी की है ये? 7वीं सदी, 695 ईस्वी के आसपास इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। और ये वैसे तो जोधपुर में, लेकिन जोधपुर में भी कहां स्थित है? मंडोर। एक चट्टान बावड़ी 7वीं सदी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। और कहां स्थित है ये? मंडोर में। यहीं पर कहा जाता है, एक आप पढ़ते होंगे, रावण का ससुराल कहां बताया जाता है? मंडोर में। यहीं पे क्या बताई जाती है? रावण की चौरी। लिख लेना। जोधपुर में आपने कितनी बावड़ियां पढ़ी? 2 बावड़ी, एक चांद बावड़ी और एक एक चट्टान बावड़ी। लिख लिया? चौरी का मतलब क्या होता है? हैं? चरी होता है। चौरी का मतलब होता है जिस स्थान पर फेरे लिए जाते हैं, उस स्थान पे जो निर्माण किया, मतलब वो लगाते हैं ना चारों ओर, उसे, हाँ, मटकी या घड़े आप जिसको बोलते हैं, उससे किसका निर्माण किया जाता है? चौरी का। मतलब जिस स्थान पर फेरे लिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? चौरी। तो रावण की चौरी कहाँ स्थित है? मंडोर में, ठीक है। इसके बाद जो अगली मैं आपको बता रहा हूं, हाँ, इसका निर्माण पूछेंगे नहीं आपसे, ठीक है। अगली बूंदी की प्रमुख बावड़ियां, जिसे आप क्या बोलते हो? बूंदी को बावड़ियों का शहर। बूंदी में लगभग आप 5 या 6 बावड़ियां पढ़ते हो। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बावड़ी रानी जी की बावड़ी। इसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? लॉर्ड कंवर नाथावत के द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था, जो किनकी पत्नी थी? राव अनिरुद्ध सिंह की। ठीक है, तो रानी जी की बावड़ी में लिखना निर्माण राव
अनिरुद्ध सिंह की पत्नी लाड कंवर नाथावत। राजस्थान में 3 ऐसी बावड़े हैं जिनमें निर्माताओं के नाम पूछे गए हैं हर एग्जाम से। एक ये वाली, एक आप त्रिमुखी बावड़ी पढ़ोगे और एक नौलखा बावड़ी। तो इनके और किसी के आपको निर्माता याद हो या ना हो, लेकिन इन 3 बावड़ों के निर्माताओं के नाम याद रखने हैं। ठीक है, लिख लिया। निर्माता राव अनिरुद्ध सिंह की पत्नी, जिनका नाम क्या था, लाड कंवर नाथावत। यहाँ फोटो देख लेना इसमें। ये बावड़ी, इस बावड़ी का क्या नाम है, रानी जी की बावड़ी। और रानी जी की बावड़ी के लिए कहा जाता है एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है ये। ठीक है, तो लिखना इसमें, इसे एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी, इसे एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी माना जाता है। इसे एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी माना जाता है। लिख लिया रानी जी की बावड़ी। अगली कौन सी है, काकी जी की बावड़ी। कहाँ स्थित है, बूंदी में। काकी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, बूंदी में। एक महारानी का नाम आता है, महारानी आली। जैसे आली का मतलब क्या होता है हिंदी में, सहेली। आली का मतलब होता है सहेली। ठीक है, इसकी जो निर्माता है उनका नाम लिख लेना, महारानी आली। अगली बावड़ी का नाम लिखना, भावल देवी की बावड़ी। कहाँ स्थित है, बूंदी में। नाम में ही पता इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया होगा, भावल देवी के द्वारा। बूंदी में एक शासक हुए थे भाव सिंह, उनकी पत्नी थी ये। और इस बावड़ी के लिए कहा जाता है, इस बावड़ी की आकार किस प्रकार का है, एल शेप में। लिख लिया, निर्माता भावल देवी, इस बावड़ी का आकार एल। वैसे पूछेंगे नहीं आपसे इसका आकार और इनके बारे में, सीधा सा आपके जो क्वेश्चन आएगा वो यही पूछ लेंगे, भावल देवी की बावड़ी कहाँ स्थित है। एल नुमा, एल। लिख लिया सबने। इसके बाद में मैंने, जब आपने तारागढ़ दुर्ग पढ़ा था तो एक कुंड का नाम लिखा था, लिख लो। एक बावड़ी का नाम लिखना, अनारकली की बावड़ी। तो एक अगला लिखना, धाबाई की बावड़ी। ये तीनों बावड़ियां कहाँ स्थित है, बूंदी में।
तो टोटल बूंदी में आपने कितनी बावड़ियां पढ़ी है? 6। सबसे पहले रानी जी की बावड़ी, निर्माण लाड कंवर नाथावत। अगली बावड़ी काकी जी की बावड़ी, अगली बावल देवी की बावड़ी, उसके बाद नागर सागर कुंड, आगे अनारकली की बावड़ी और अगली हवाई की बावड़ी। जितनी भी प्रमुख बावड़ियां वो सारी बूंदी में है। लिख लिया सबने? देखी हुई है आपने? ये एक झील है वैसे तो। कहां पर, कौन सी है ये? कौन सी झील है ये? और यहाँ पर एक जो पाल है, इसे क्या कहा जाता है? नौचौकी पाल। वैसे तो ये बावड़ी नहीं है, लेकिन बावड़ी मतलब जल संसाधन ही पढ़ रहे हो एक तरह से आप, उसमें ये काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लिखना नौचौकी पाल राजसमंद। पहले हेडिंग में लिखो नौचौकी पाल। नौचौकी पाल। और आगे लिखना कहां स्थित है? राजसमंद। लिख लिया सबने? नौचौकी पाल, इसका जो निर्माण है वो किनके समय में हुआ था? महाराजा राज सिंह के काल में। और इन्होंने किस समय करवाया था? जैसे किसी भी राजा के राज्य में जिस समय अकाल पड़ जाता था तो खाने पीने के लिए ना चारा रहता, पशुओं के लिए ना अन्न रहता, तो राजा एक दया भाव को रखते हुए वहां की जो भी उनकी जनता हुआ करती थी उनसे कोई ना कोई कार्य करवाते थे। तो नॉर्मली ये क्या करवाते थे, एक जैसे आपने देखा होगा गांव में भी आज के टाइम में बावड़ियां या फिर एक जब नरेगा का काम चलता है ना, क्या बोलते हैं उनको? तलाई। तलाई आप बनाते हो या फिर तालाब, इसकी खुदाई करवाई जाती है, तो उस समय भी यही हुआ करता था। तो महाराजा राज सिंह ने 1662 से लेके 1676 कितने वर्ष? 14 वर्षों तक तो इस झील का निर्माण करवाया था। किस रूप में? अकाल राहत। जब अकाल पड़ गया था तो वहां की जनता को राहत देने के लिए उनसे कुछ कार्य करवाया और उन्हें पैसे या जो भी अन्न वो दिए जाते थे। ठीक है, तो इसमें लिखना आप निर्माता राज सिंह और आगे समय लिख लेना। 14 वर्षों में इस झील का निर्माण हुआ था, 1662 से लेकर 1676 ईस्वी के बीच में। अगली लाइन में लिखना राजसमंद झील का निर्माण। राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्य। राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया था। राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया था। राजस्थान में ऐसी 2 इमारतें हैं जिनका निर्माण अकाल के समय अपनी जनता को राहत देने के लिए राजा ने करवाए थे। सबसे पहली इस झील का नाम आता है और एक आप उम्मेद भवन आप पढ़ोगे, ठीक है, जो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कोटा में कहाँ भेज रहे हो उम्मेद भवन को? उम्मेद भवन कहाँ स्थित है? जोधपुर में। तो वहां पर भी उम्मेद भवन का भी निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया था। और जो राजसमंद झील आप ये देख रहे हो इसका निर्माण भी कब करवाया था? अकाल राहत कार्य हेतु। लिख लिया आपने ये चीजें? और जो इस राजसमंद झील में जो पानी आता है वो किस नदी का आता है?
या फिर किस नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया था? गोमती नदी के जल को रोककर। लिखना इसमें, गोमती नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया। लिख लिया आपने? और यहीं पर एक शिलालेख, एक प्रशस्ति भी लगी हुई है जिसे आप पढ़ते हो किस नाम से? राज प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है? किसी की प्रशंसा में लिखी गई। तो इस प्रशस्ति में किनकी प्रशंसा है? राज सिंह की। इस प्रशस्ति के बारे में कहा जाता है 25 शिलाओं पर लिखी है। 25 शिला मतलब जैसे पत्थर होते हैं ना, पत्थरों के ऊपर ही खुदाई करके लिखी जाती थी, तो 25 ऐसे पत्थरों पर लिखी गई और इसके बारे में कहा जाता है संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो अगला लिखना राज सिंह या राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति। आगे लिखना यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति, यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। और ये प्रशस्ति किनके द्वारा लिखी गई थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग। यह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखी गई। और जो आप तस्वीर देख रहे हो ये राज प्रशस्ति का ही तस्वीर है। ये आती है संस्कृत पढ़ना? किसको आती है? आगे आके पढ़ो क्या लिखा हुआ इसमें। ठीक है, तो ये बस आपको बताने के लिए ताकि एक पता चल लग जाए। लिखा आपने यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है जो कि कितनी शिलाओं पर लिखी हुई है? ये 25। लिखना जो कि 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। जो कि 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। लिख लिया सबने? इनके बाद राजस्थान की एक और प्रमुख बावड़ी त्रिमुख बावड़ी। त्रिमुख बावड़ी, इसका एक और उपनाम, दूसरा नाम भी है, इसे कहा जाता है जया बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिमुखी बावड़ी या त्रिमुख बावड़ी। एक और क्या नाम है इस बावड़ी का? जया बावड़ी। कहां है त्रिमुखी बावड़ी? उदयपुर में। और इसका निर्माण कार्य किनके द्वारा करवाया गया? जो राज सिंह आपने अभी पढ़े, इनकी पत्नी थी राज सिंह की पत्नी राम रस। ठीक है,
निर्माण कार्य राज सिंह की पत्नी राम रसदे। तो इस बावड़ी का निर्माण कार्य भी उस जो आपने इससे पहले पढ़ी ना, नो चौकीपाल, उसी प्रकार करवाया गया है। जैसे मैंने आपको बताया ना, बावड़ियों में क्या होती है, सीढ़ियां। तो आपने इसमें देखो किस प्रकार की सीढ़ियां बता रखी, इसी प्रकार की सीढ़ियां जो है वो किस बावड़ी में है, त्रिमुखी बावड़ी में। ठीक है, तो लिख लेना इसमें अगला, यह नो चौकीपाल के समान है। यह नो चौकीपाल के समान है। लिख लिया? एक बावड़ी अगली लिखना, नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी। नौलखा भंडार आपने कहाँ पढ़ा? नौलखा दरवाजा रणथंभौर। और नौलखा बावड़ी कहाँ पढ़ोगे? उदयपुर। लिखना कहाँ स्थित है ये बावड़ी? डूंगरपुर में। तो इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? डूंगरपुर के एक महारावल थे जिनका नाम है आसकरण। आसकरण की पत्नी थी जिनका नाम है प्रेमल दे। प्रेमल दे, इनके द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया। हाँ, प्रेमल दे। तो लिखना, महारावल आसकरण की पत्नी प्रेमल दे द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया। लिख लिया? मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, राजस्थान की 3 ऐसी प्रमुख बावड़ियां जिनके निर्माताओं के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहली बावड़ी मैंने आपको कौन सी बताई? चांद बावड़ी का तो मैंने बोला ही नहीं था। रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी का निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया? लार्ड कंवर नाथावत। किनकी पत्नी थी? राव राजा अनिरुद्ध सिंह की। दूसरी मैंने आपको बताई उदयपुर वाली, इससे जस्ट पहले, त्रिमुखी बावड़ी। निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया? उदयपुर महाराजा राज सिंह की पत्नी राम रसदे के द्वारा निर्माण करवाया गया। तीसरी बावड़ी नौलखा बावड़ी, निर्माण कार्य आसकरण की पत्नी प्रेमल दे। ठीक है, तो ये तीनों बावड़ी, इनके निर्माताओं के बारे में याद रखना। कई एग्जाम्स ऐसे हुए जिनमें इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछे हैं, और तीनों से सेम क्वेश्चन। निर्माताओं ऑप्शन में भी इन तीनों के नाम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इन तीनों के नाम अच्छे तरीके से आपको याद रखने। एक और चीज आप याद रख लेना, जो नौलखा बावड़ी, यहां से एक अभिलेख मिला है जहां पर जो प्रेमल जी थी इनकी यात्रा का वर्णन भी है उस अभिलेख में। लिख लिया सबने यहां तक? इनके बाद 2-3 छोटी छोटी आपके बावड़ियां बची है। एक लिखना, भीका जी की बावड़ी, ये आपके पड़ती है अजमेर में। एक लिखना, चमना बावड़ी, ये पड़ती है आपके भीलवाड़ा। लिखो। चार घोड़ों की बावड़ी, ये आपके पड़ती है जोगनेर में।
लिखो इनको। एक और कुंड के बारे में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला। पन्ना मीणा का कुंड ये कहाँ स्थित है? आमेर में। लिख लिया? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, पन्ना मीणा का कुंड कहाँ स्थित है? आमेर में। लिख लिया सबने? लिखो। लिख लिया सबने? अगला लिखना, बाटाडू का कुआ। बाटाडू का कुआ कहाँ पड़ता है? ये बाड़मेर। इसके निर्माता के बारे में एक व्यक्ति का नाम आता है, गुलाब सिंह। गुलाब सिंह के द्वारा इस कुएं का निर्माण करवाया गया। और इसका एक और उपनाम है, इसे कहा जाता है राजस्थान का जल महल। और एक और इसे कहा जाता है संगमरमर का कुआ। लिख लिया सबने? बाटाडू का कुआ। टोटल कितनी बावड़ियां पढ़ ली? हो गई 19। काफी है ये। इनमें से भी आपको महत्वपूर्ण कौन सी याद रखनी है? 3 तो बूंदी की, 3 तो बूंदी वाली आपने पढ़ी ना, वो, और बाद की एक नौचौकी और एक त्रिमुखी और एक नौलखा। ये इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से मतलब बावड़ियों से अगर क्वेश्चन आएगा तो 90% चांस रहता है इन 5-6 बावड़ियों में से ही आए। और बाकी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनसे बाहर क्वेश्चन आ जाता है। बाकी मोस्ट ऑफ जितने, जैसे आप बावड़ियों के क्वेश्चन देखोगे किसी भी प्रीवियस ईयर के जो भी बुक या फिर नोट्स जो हैं उनमें अगर आप देखोगे तो इन 5-6 बावड़ियों में से ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छी तरीके से याद रखना। और ज्यादा इनमें इंपॉर्टेंट ज्यादा लाइनें हैं भी, 2 या 3 बातें मुश्किल से याद रखनी है। सबसे पहली बात, निर्माण किसने करवाया, और एक कहाँ स्थित है। बस यही बात आपको याद रखनी है।